नमस्कार, आप देख रहे हैं शख्सियत और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, या कहिए कि परिवार की एक लंबी लेगेसी है, क्योंकि कहते हैं कि दादाजी की विरासत को पोता संभालता है। दादाजी उनके 40 साल तक लगातार बीजेपी के नेता रहे। पिता जिला कार्यकारिणी के सदस्य, माता सरपंच रही हैं और अब वो खुद राजनीति में धमाकेदार एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। उनका नाम है शक्ति सिंह आलोदा जी। शक्ति सिंह जी, सबसे पहले शख्सियत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके बारे में ज्यादा बात करें उससे पहले आपसे सिर्फ एक शब्द का मतलब समझना चाहेंगे। आपकी नजर में राजनीति क्या है? और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप बीते जब से पैदा हुए होंगे राजनीति को समझ रहे होंगे। राजनीति का मतलब क्या है? देखिए, आजकल 2014 से पहले जो राजनीति का जो अर्थ था और 2014 के बाद में जो राजनीति का आपको अर्थ बताऊं, 2014 के बाद में जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो राजनीति का एक ही अर्थ है, समाज सेवा और देश का विकास। ठीक है, क्योंकि आप अपने ही परिवार में सेकंड जनरेशन की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपने बचपन से राजनीति देखी होगी। उस बचपन की राजनीति में और वर्तमान स्थिति की राजनीति में मूल अंतर आपको क्या नजर आया? मैं आपको बताऊं विजेंद्र जी, मेरा पूरा बचपन मेरे गांव में ही मैं रहा हूं। 8वीं क्लास तक मेरी जो पढ़ाई हुई है वो मेरे गांव के सरकारी स्कूल में ही हुई है। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे स्वर्गीय ठाकुर साहब हनुमान सिंह जी, उनके समय से मेरे को जहाँ तक उनका राजनीतिक जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने भैरव सिंह जी के साथ में राजनीतिक जो अपना कार्यकाल उन्होंने स्टार्ट किया था, जब वो एक सरकारी प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक जी थे और भैरव सिंह जी जो थे वो प्रशासनिक अधिकारी थे जी। उन दोनों ने मिलकर रामराज परिषद के समय से पार्टी की सेवा की है। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ है 1980 में, उसके बाद में भी राम राज्य परिषद से लेके भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेके भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक जो आज की स्थिति पे अगर अपन चर्चा करें तो आज भी हम पिछले कई सालों से 50 साल से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आज 18-20 साल मैंने व्यापार किया, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे ज़िले में मुझे एहसास हुआ कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने की वजह से एक लंबा समय हमने बाहर व्यापार को दिया है और अब मैं समाज सेवा करने के हिसाब से मुझे लगता है कि अब ये सही समय आया है और मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो मैं सब कुछ भूलकर अब समाज सेवा की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप राजनीति में उतरे हैं तो बहुत सोच समझ कर उतरे हैं, और ये सोच समझ कर उतरे हैं कि अब समाज सेवा करनी है, व्यापार जिनको संभालना है वो संभाल लें। बिल्कुल, जरूर। ठीक है, तो अब आपकी उस विधानसभा का जिक्र करते हैं जहां से आप दावेदारी ठोक रहे हैं। विधानसभा दातारामगढ़ इसलिए क्योंकि शक्ति जी ने एक नाम का जिक्र किया, नाम भैरव सिंह शेखावत जी का। भैरव सिंह शेखावत जी दातारामगढ़ विधानसभा से पहले विधायक रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि वो कमल के निशान के साथ शक्ति जी हैं, और कमल का निशान वहां लंबे टाइम से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। विधानसभा के अंदर 9 चुनाव में एक ही परिवार का वहां दबदबा रहा है, नारायण सिंह जी के परिवार का। वर्तमान में भी विधायक वहीं से, उन्हीं परिवार से हैं। तो सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप दातारामगढ़ की जमीन को बीजेपी के कमल के लिए मुफीद करना चाहते हैं, तो वहां एक लंबे टाइम से, या कहूं कि बीते 25-30 साल से बीजेपी से विधायक जीता नहीं है, तो जब आप दातारामगढ़ से चुनाव लड़ने की सोचते हैं तो ये लगता नहीं कि बहुत रिस्की सीट है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले 2 चुनावों को अगर अपन देखें तो बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। तो ये तो कंफर्म है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं। ठीक है, उन्हें सिर्फ वोटों को भुनाने का काम हमें करना है, सभी कार्यकर्ताओं को करना है, जो भी दावेदार है उनको करना है। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के 60,000 वोट हमारी विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो पार्टी वहाँ कमज़ोर तो है नहीं। ठीक है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे परिवारवाद जो है वो पूरी तरह से हावी है। जातिवाद का एजेंडा उन्होंने अपनाया हुआ है, और जातिवाद के एजेंडे पे वहाँ जो भी जाति का वर्चस्व रहा है उससे विधायक जी
आते हैं। पहले उनके पिताजी जो चुनाव जीतते थे वो जातिवाद पे ही जीतते थे, लेकिन अभी जो सोच है वो लोगों की चेंज हो गई है। अगर मैं मेरी विधानसभा की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी का कमल पिछले 2 बार भी हम जीत चुके थे जी। लेकिन धांधलेबाजी से हमें चुनाव हराया गया है। अच्छा, एक आरोप तो ये है कि पिछला चुनाव आप इसलिए हार गए क्योंकि आपके ही प्रत्याशी के खिलाफ वह नारे लग गए कि वो बाहरी थे, कुमावत साहब। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी समाज के लोगों ने हरीश जी कुमावत को भरपूर प्रेम दिया है। बाहरी का ऐसा हमारा कुछ नहीं था, हम चुनाव जीते हुए, वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम चुनाव जीत गए थे, लेकिन धांधलीबाजी हुई है, काउंटिंग में समझिए या जहाँ भी हुई है वो सबको पता है। हम जीता हुआ चुनाव हमें हराया गया है। एक समय न्यूज़ में आ गया था कि हरीश कुमावत दातारामगढ़ से जीत गए, उसके बाद में आधे घंटे बाद में वो पट्टी चेंज हो जाती है क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी सर, 2018 में तो बीजेपी की सरकार थी। नहीं सर, उसके पहले की चलिए 13 में चले जाते हैं, 13 में चले जाते हैं जब नारायण जी 500 के आसपास वोटों से जीते जब थे। पहली बार चुनाव लड़ा जी, आप तभी का पूछ रहे हैं ना, बाहरी का नारा कब लगा था? हमने भरपूर उनको प्रेम दिया है। अच्छा, स्कोप आपको यहीं से लग रहा है कि भाई 13 के अंदर नारायण जी 500 के आसपास वोटों से जीते और वीरेंद्र जी 2018 के अंदर 900 के आसपास वोटों से जीते, तो आपको लग रहा है कि इस मार्जिन को हटाया जा सकता है, बीजेपी का कमल खिलाया जा सकता है? निसंदेह ये मार्जिन, मैं आपको बोल रहा हूँ कि चुनाव हम जीत चुके थे जी। हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है क्योंकि वहाँ पे उनका वर्चस्व किसी भी तरीके से आप लीजिए, सरकार किसी की भी रहे, उनका जो वर्चस्व है उस वर्चस्व का उन्होंने फायदा उठाया। अच्छा, ये बताइए उस परिवार से मोह भंग क्यों नहीं होता? परिवार से मोह भंग होने का कारण ऐसा है कि नारायण सिंह जी ने लंबे समय से वहाँ पे राजनीति की है और जो जिस कास्ट से, जिस जाति से वो आते हैं, वो हमारी दातारामगढ़ जो है वो जाट बहुल्य क्षेत्र है। ठीक है। एक परिवार को लेके ये भावना उनकी क्यों है और अब क्यों चेंज हो रही है, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो जनता जनार्दन जानती है। सर, क्योंकि परिवार का ही जिक्र हो रहा है, उसी परिवार के अंदर फिलहाल मतभेद भी चल रहा है। वीरेंद्र जी अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, रीटा जी जो उनकी धर्मपत्नी हैं वो जेजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और बात यहाँ तक निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी शायद उस सीट पर जेजेपी से गठबंधन कर ले, तो उस स्थिति में क्या होगा? और वो सीट अपने आप में कॉमरेड सीट है, वहां से अमराराम जी या जो भी उनकी सीट से होगा वो वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो अगर गठबंधन हो गया फिर क्या करेंगे? ये सब फालतू बातें हैं, कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। गठबंधन वहाँ होता है जहाँ पे पार्टी के वोट कम होते हैं जी। वहाँ पे जेजेपी का वोट है, वोट बैंक है ही नहीं, वहाँ पूरा वोट बैंक ही भारतीय जनता पार्टी का है, तो गठबंधन कैसे होगा? तो चलिए ये बताइए, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, 1990 के आसपास अजय चौटाला यहाँ से जीते, अब जेजेपी वापस एंट्री मार रही है, तो क्या वाकई में उस एंट्री को आप उस हिसाब से देखते हैं कि जेजेपी वापस राजस्थान को तलाशने की कोशिश कर रही है? और क्या यहाँ राजस्थान में, क्योंकि पृष्ठभूमि बहुत बदल गई है और एक तरीके से पैराशूट पार्टी कह सकते हैं हम उसको, राजस्थान में जो आ रही है, तो क्या लग रहा है कि स्कोप सीकर में हो सकता है? उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। उस समय आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जो थे वो उप प्रधानमंत्री थे, उन और सीकर से वो सांसद थे। उस बिहार पे अजय सिंह जी ने, माननीय अजय सिंह जी ने दातारामगढ़ से चुनाव लड़ा और वो जीते। लेकिन जीतने के बाद में 1990 में जब वो विजय हुए, विजय होने के बाद में जब वो यहाँ से गए, उसके बाद में उनको 33 साल बाद में आज दातारामगढ़ की याद क्यों आई है? जी, बीच में कहाँ गए थे? ठीक है सर, क्योंकि जब हम राजस्थान में चुनाव की बात करते हैं तो कई चुनाव को मैं देख चुका हूँ। 2 मुख्य मुद्दे होते हैं, एक होता है जातिगत समीकरण और दूसरा होता है विकास का मुद्दा। अक्सर मैंने देखा है कि विकास का मुद्दा शुरुआत में बहुत हावी होता है और अंत तक जाते जाते जाति हावी हो जाती है, और वो हम दातारामगढ़ सीट पर बखूबी देखते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर वहाँ गैर कांग्रेसी कोई जीता है तो जितना मैं जानता हूँ शायद वहाँ राजपूत कम्युनिटी से जीते हैं जी। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि दातारामगढ़ में जाति इस बार पीछे छूट जाए और विकास के एजेंडे पर चुनाव हो जाए? 100% विकास के एजेंडे पे ही लोग वोट डालेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज तक गैर भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार उतरे हैं
चाहे वो समर्थित पार्टी से टिकट लेके उतरे हों, 4 बार गैर कांग्रेसी अगर वहाँ जीता है तो वो सिर्फ राजपूत ही जीता है। उसके बाद में आज परिस्थिति अलग है। आज लोगों को ये समझ में आ गया है कि 2014 के बाद में देश को जो विकास की जो गति मिली है, आज अगर वही पार्टी राजस्थान में सरकार बनाती और वही पार्टी का विधायक अगर दाता रामगढ़ से होता, जरूरी नहीं कि जो यहाँ से चुन के जाए वो विधायक ही रहे। बीजेपी की कड़ी से कड़ी जोड़ने की कड़ी से कड़ी पार्लियामेंट से लेके पंचायत तक अगर एक झंडा रहेगा तो निसंदेह विकास होगा। लेकिन इसी कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश हिमाचल में की गई, कर्नाटक में की गई, लेकिन आपको लगता नहीं कि जनता अपना रीजनल कैंडिडेट अलग चुनती है और नेशनल कैंडिडेट अलग चुनती है? जी बिल्कुल आपका बोलना सही है, लेकिन आज का जो समय है उसमें जो युवा, मेरे जो युवा भाई हैं, उनके समझ में ये आ गया है कि कौन काम कर सकता है, कौन विकास कर सकता है। जी, हिमाचल में, कर्नाटक में देखे हो जाती है कभी कभी सरकारें, जो हम चाहते हैं उस हिसाब से परिणाम नहीं आते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो अभी 4 स्टेट के चुनाव है उसमें आपको पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत से वहाँ पे सरकार बनाएगी और विकास के कार्यों को गति मिलेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों राज्यों में चुनाव होगा और उनके नाम पे देखिए, उनका नाम बहुत बड़ा नाम है। आज अगर मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से बैठा हूँ। अगर मुझे राजनीति में आने में अगर मेरे को अगर ऐसा कभी फील हुआ, 2014 के पहले कभी मुझे नहीं लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। जब एक गरीब परिवार का आदमी अपनी मेहनत के बलबूते पर आज देश के सर्वोच्च पद पे आसीन होकर देश का नाम रोशन कर रहा है, तो हम जैसे युवाओं को लगता है कि हम लोगों को उनके कंधे मजबूत करने चाहिए, उनके साथ में मिलकर देश का नाम, देश का विकास करना चाहिए और देश का नाम बढ़ाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं मोदी जी का विजन आपके राजनीति में आने का एक बड़ा रीजन है? जी जरूर, बिल्कुल। तो सर ये भी बताइए कि ऐसा दाता रामगढ़ में क्या है जो अभी तक नहीं हुआ? क्योंकि अगर एक परिवार पिछले 25-30 सालों से वहां राजनीति कर रहा है तो उसने अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की होगी, पहली चीज। दूसरा, शायद उसने ऐसा काम किया होगा कि बार बार जीत के आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वहां काम नहीं किए गए और इस वजह से इस बार के समीकरण बदलेंगे? देखिए, 2 चीजें मेरी विधानसभा क्षेत्र में, ये समझ लीजिए कि मेन जो एजेंडा है वो रहा सड़क और पानी। ठीक है। अब सड़क की अगर अपन बात करें, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ वो पूरे देश में हुआ है। हमारे पास में कोई भी आता है, वो चाहे भाजपा ही हो या कोई भी हो, जिसकी भी सरकार जिस भी स्टेट में है, वो अगर वहाँ पे जाता है और NHI के काम हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना के काम हो, तो उसमें भरपूर उनको पैसा दिया जाता है, समर्थन दिया जाता है। और देखिए, आज प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो पैसा है उसमें 60% सेंटर का है, 40% राज्य सरकार का, स्टेट का है। आज हमारी विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कों का काम, जो जाल बिछाया है, उसमें सेंटर का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज़, आज एक समस्या है पानी की है, तो पानी को लेके आपको मैं बता दूं कि 2019 में जब दोबारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने जल की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, हर घर जल योजना को शुरू किया। एक डिपार्टमेंट बनाया है, जल शक्ति मंत्रालय, और उसके जो मंत्री है वो भी हमारे राजस्थान से हैं, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी। तो हमारा जब विजन साफ है कि पहले सड़कों का काम हुआ, भरपूर काम हुआ, आज भी हो रहा है, अब हमारा विजन है पानी, उस पर भी काम हो रहा है। आज सेंटर से 27,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि यहाँ पे राजस्थान में जल की समस्या को दूर करने के लिए भेजी गई, लेकिन वो राज्य सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर पाई। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि शक्ति जी सड़क के रास्ते सदन तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में कह रहे हैं कि पानी जरूरी है। दाता रामगढ़ की जनता क्या वाकई में उन मुद्दों के साथ शक्ति जी का समर्थन करती नजर आई? और उससे पहले सवाल यह है कि बीजेपी क्या उस सीट पर अपना ही कैंडिडेट उतारेगी या जेजेपी के साथ समर्थन होगा? शक्ति जी कहते हैं कि जेजेपी का कोई स्कोप वहां पर नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद उनसे उनके परिवार के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और यह भी पूछेंगे कि अगर टिकट मिल गया तो फिर वो कौन से काम होंगे जो दाता रामगढ़ की जनता को सबसे पहले वो कर देंगे और गारंटी देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शख्सियत में आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो दाता रामगढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं। दादा की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और राजनीति का काकागा उन्होंने घर से ही सीखा है। शक्ति सिंह जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले हमने दाता रामगढ़ को लेकर बहुत सी बातें उनसे की, लेकिन शक्ति जी, अमूमन कहा जाता है कि परिवार के बिना कुछ मुमकिन नहीं है, और आपकी तो परिवार में माताजी, पिताजी, दादाजी ये सब राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन आपका एक अलग परिवार भी है जो आपका अपना परिवार है। उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। आपको लगता है व्यापार से इतर जब आप राजनीति में आएंगे तो सबका फुल सपोर्ट होगा? निसंदेह सपोर्ट है। अगर मैंने राजनीति में आने की सोची है तो परिवार के सपोर्ट के बिना ये सोचना भी संभव नहीं है। परिवार का अगर सपोर्ट है तभी आदमी जो राजनीति करे, व्यापार करे या किसी भी क्षेत्र में जाए, पहले परिवार में बैठता है, बात करता है, हर चीज़ पे विचार विमर्श होता है, उसके बाद में ही फैसला लिया जाता है। तो नेताजी शब्द कैसा लगता है? नेताजी शब्द बड़ा अजीब लगता है। तो अगर आप जनता के बीच में रहेंगे जनसेवक, तो जनसेवक, तो ये शब्द मैं मानूं कि लाल किले की प्राचीर से आप तक पहुंचा है जहां से प्रधान सेवक कहा गया था। देखिए, सही मायनों में प्रधान सेवक एक ही है और उन्होंने सेवा का कार्य किया है, इसलिए उनको प्रधान सेवक बोला गया है। चलिए, दाता रामगढ़ की समस्याएं आपकी नज़र में क्या है? मैंने आपको बताया कि सबसे पहली समस्या है सड़क की। ठीक है। अभी भैरू सिंह जी की पुण्यतिथि पे गडकरी साहब आए थे। उन्होंने कई रोडें जो खाटू श्याम जी और जीन माता, दो हमारे तीर्थ स्थल है, दोनों तीर्थ स्थल को मिलाने के लिए उन्होंने कई सड़क योजनाओं की घोषणा की है। डीपीआर बनना चालू है, सब पूरे सर्वे हो रहे हैं। आप देखिए, दाता रामगढ़ में इतना भव्य जाल बिछेगा सड़कों का आने वाले समय में। ठीक है सर, अब मेरा एक और सवाल, क्योंकि मैंने दो बातों का जिक्र किया था कि चुनाव के अंदर एक तो जाति चलती है और दूसरा विकास के मुद्दे चलते हैं। एक मुद्दे को मैंने खुद जानबूझकर सोचा कि चलिए वक्त आएगा तब मैं आपसे पूछूंगा। इनसे ऊपर जो मुद्दा चलता है वो चलता है धर्म का मुद्दा, और बीजेपी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में धर्म होता है। हाल ही में आपने बागेश्वर धाम को अपने यहां बुलाया। अब मेरा सवाल यह है कि वाकई में आप श्रीमद् भागवत गीता और पर्चा वहां खुलवाना चाहते थे, या अपना पर्चा वहां दिखवाना चाहते कि साहब मेरा पर्चा भी देख लीजिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और उनके जरिए आप अपने वहां एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे? शक्ति का शक्ति प्रदर्शन, क्या ये था? आपने अगर वो प्रोग्राम देखा है महाराज जी का, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, और आपने ये जो जैकेट पहनी हुई है इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप भी आस्तिक पर्सन हैं। आप में भी आस्था कूट कूट के भरी है। ये जो कलर है ये हमारे सनातन धर्म की परिभाषा है, परिचय है ये हमारा। जी। मैं जब महाराज जी से मैंने निवेदन किया और उन्होंने जब मेरे यहाँ आने का, मेरे ज़िले में आने का न्योता मेरा स्वीकार कर लिया, तो मेरा पर्चा तो वहीं बन गया था। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, आपने अगर वहाँ पे लाइव वो देखा होगा प्रोग्राम, तो वो पूरी तरह से धार्मिक था। उसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं था, ना कोई बड़ा नेता वहाँ आया। और हमने जो व्यवस्था की वो सबके लिए, सिर्फ साधु संतों को हमने सोफे पे बैठाया, बाकी कोई भी आए, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता है या आम जन आए, उनको बिठाने की जो हमने व्यवस्था की वो सामान्य व्यवस्था की है। तो राजनीतिक से तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सच है कि भंडारे में व्यंजन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बातें बाद में यही होती है कि उन्होंने भंडारा बहुत अच्छा किया। तो चाहे वहाँ कितनी ही आस्था रही हो, बात तो ये हो रही होगी कि भाई शक्ति जी ने व्यवस्था बहुत बेहतर की। तो यही तो राजनीति है कि पता ना चले कि राजनीति है। राजनीतिक कार्यक्रम वो था ही नहीं। ठीक। अगर हम चाहते, अगर मैं चाहता तो कम से कम 10 राजस्थान के बड़े नेताओं को निमंत्रण देके वहाँ बुला सकता था। ठीक है, ठीक। और वहाँ पे माहौल जो है वो राजनीतिक भी कर सकता था मैं, लेकिन एक भी नेता को, हमारे गणमान्य जो भी नेता लोग हैं उनको हमने निमंत्रण अवश्य दिया, लेकिन किसी को फोर्सफुली हमने बोला नहीं कि आपको आना ही। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं राजनीति में बेसिकली आप समाज सेवा के लिए और वो समाज सेवा का एक हिस्सा था। ठीक है, धर्म के लिए। धर्म के लिए। तो धर्म का जिक्र किया मैंने, तब आपको रोका नहीं। आपने कहा कि मैंने भगवा पहना हुआ है। आप भूल गए कि मैंने भगवा भी पहना हुआ है, मैंने सफ़ेद भी पहना हुआ है, और जिस, शायद दर्शक हमारे नहीं देख पाए, जिस जगह पर हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं वो ग्रीन क्रोमा कहलाता है। हरे रंग तीनों को मिला के तिरंगा हो गया ना सर? कहते हैं। तो मेरा जो ये कलर है
ये धार्मिक से ज़्यादा मेरे ट्राई कलर तिरंगे को डिनोट करता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि भाई वो धर्म का इशू था और आप गर्व से कहते हैं कि हिंदू हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से आप जाति को वहाँ हो सकता है बाईपास करना चाहें, लेकिन अगर आप वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो ज़रा बताइए, क्योंकि प्रोग्राम को दाता रामगढ़ की जनता देखेगी, तो शक्ति सिंह जी के पोर्टफोलियो में वो कौन कौन से एजेंडे हैं जिनको वो कहेंगे कि नहीं, इनको मैं पूरा करूंगा, हर हाल में करूंगा और इसकी मैं गारंटी दूंगा। देखिए सर, सबसे पहली समस्या तो पानी की है, ठीक है। उसके बाद में मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई जातियों के जो लोग हैं, जैसे भोपा समाज हो गया, कोई SC ST के कुछ लोग हो गए, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है और जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले उनके रहने की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि जगह बहुत है, सवाई चक है, गौचर है, जहाँ पे भी मेरे से हो सकेगा एक भी सिंगल परिवार बिना छत के मेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा। और वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा सरकार देगी सर। अभी आज गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से जरूर हमारे विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए हैं, वहाँ पे एक इंडस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? इंडस्ट्री कब आती है? जब आप जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उसे लेबर प्रोवाइड कराएंगे, जगह प्रोवाइड कराएंगे, सुविधाएं देंगे, उससे बात करेंगे, तभी तो इंडस्ट्री आएगी ना। लेकिन हमारे विधायक जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिछले एक सिंगल इंडस्ट्री नहीं है हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज खाटू श्याम जी जैसा बड़ा नाम पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम है, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वहाँ पे भी कभी कोई इंडस्ट्री ना लगी है और मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस वाले कभी लगा पाएंगे। ठीक है सर, अब क्योंकि प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है, तो अगर आप चाहें तो मैं कुछ रैपिड फायर करना चाहूँगा। बताएं सर। आपकी नज़र में आप कार्यकर्ता किसके हैं, मोदी की बीजेपी के या कमल वाली बीजेपी के? कमल के बीजेपी। दाता रामगढ़ में आप कांग्रेस से इतर बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? मैं कार्यकर्ता हूँ, जनसेवक हूँ सर। आपको कोई एक नेता चुनना पड़े कि भाई उन्होंने बेहतरीन काम किया, तो वो नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान से? नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कुछ नहीं है सर। भैरव सिंह शेखावत जी के साथ आपके दादोसा ने बहुत काम किया, उनके साथ एक लंबा रिश्ता रहा। उनके अंदर एक ऐसी चीज़ की आज विरोधी भी उनको उनके खिलाफ नहीं बोल पाते, वो क्या था? उन्होंने कभी जातिवाद का जहर नहीं फैलाया। सबसे मेन चीज़, उन्होंने हर समाज को साथ में लेके वो चले हैं। आज अगर उनके परिवार की भी बात करें तो गांव में जाके अगर आप देखेंगे तो सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। गांव में उनका जो खुद का परिवार है, जो उनके भाई हैं, वो सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने हर समाज को साथ में लेके काम किया, इसलिए विरोधी दल भी उनको प्रेम करते थे, उनका सहयोग करते थे। आपने कहा गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, तो आपकी नज़र में धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा, अगर इस देश में रहना है तो यहाँ के संविधान को, यहाँ की संस्कृति को आपको अपनाना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबके सहयोग से और सबको एक साथ लेके चलने वाली जो सनातन की परिभाषा है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे अगर रहना है, इस देश में रहना है, तो यहाँ के संविधान को, यहाँ की संस्कृति को मानना पड़ेगा। आपकी नज़र में दाता रामगढ़ क्या है आपके लिए, एक परिवार या एक विधानसभा क्षेत्र? जी, दाता रामगढ़ नहीं, ये पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है सर। जाति व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था जो जातिवाद फैलाए उनसे पूछिए। आपकी नज़र में जाति कुछ नहीं है? जी नहीं। और चुनाव को जाति के आधार पर लड़ेंगे भी नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर्व समाज को साथ में लेके काम करेंगे, सर्व समाज का आशीर्वाद रहेगा, तभी आगे सफलता मिलेगी। अन्यथा जाति को लेके अगर आप राजनीति करोगे तो आप ज़्यादा समय तक नहीं चल पाओगे, क्योंकि आज का समय बदल गया है। आज हर इंसान समझने लग गया है सर। शक्ति सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शख्सियत में हमारे साथ थे शक्ति सिंह जी, जो दाता रामगढ़ सीट से बीजेपी की तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं। दाता रामगढ़ की जनता को उन्होंने बहुत से वादे इस प्रोग्राम से किए हैं। अगर वो टिकट मिलती है उन्हें और वो जीतते हैं, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम यहीं से उनसे सवाल करेंगे, और अगर करेंगे तो भी हम बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये काम करेंगे, ये काम उन्होंने करके दिखाया। नमस्कार।